हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन सीरीज की पहली कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षाएं मई के महीने में सेट हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हमारे भीतर उन परीक्षाओं को देने से जुड़ा जो एक तैयारी का एक महत्व है, तैयारी की रणनीति है, वो कहीं और ज़्यादा तेज होती जा रही है और रणनीति के आधार पर हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा धार देते जा रहे हैं। जैसे जैसे महीने बीत रहे हैं वैसे वैसे ये आपकी ज़रूरत भी है और आपको करना भी चाहिए कि परीक्षाओं के लिए ठीक तरह से अभ्यास करते रहें। वो करंट अफेयर्स के लिए भी हो सकता है, अलग अलग विषयवार होगा और अलग अलग खंडों को आपको देखते हुए चलना है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं जो प्रारंभिक परीक्षा को सीधे तौर पर टारगेट करते हैं। क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम इस तरह का जो सीरीज है वो वापस से शुरू करेंगे, जैसा हमने पिछले साल इस तरह की एक सीरीज चलाई थी और उससे कई सारे सवाल सीधे तौर पर परीक्षा में पूछे भी गए थे। तो इसी की एक कड़ी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग विषय के अंतर्गत आपको जो भी महत्वपूर्ण खंड होंगे, जो भी महत्वपूर्ण खबरें रही होंगी, उनका बीते एक साल का कंपाइलेशन यहाँ पर मिलेगा। तो महीनेवार उन्हें अलग अलग एपिसोड में हम कवर करने का प्रयास करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी उसमें शामिल करेंगे। इसी के तहत जो रिवीजन की जो कड़ी है उसमें जून 2022 अर्थव्यवस्था खंड की जो पहला एपिसोड है वो हम आज यहाँ कवर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक उम्मीद आपसे मैं करूंगा कि आप लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी उन्हें ध्यान से सुनेंगे और जो आपकी रिवीजन की प्रक्रिया है उसमें इसको जरूर जोड़ेंगे। क्योंकि देखिए, विषय बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें कई सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उससे अलग हट करके भी आपसे पूछी जाएंगी। स्टैटिक पोर्शन होगा जो आपको ठीक से तैयार करना है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए चूंकि साल भर का हम यहाँ कवर करेंगे, इसलिए जो भी जरूरी चीजें होंगी उम्मीद करेंगे कि वो हम यहाँ पर देखते हुए चलें। तो जो पहली खबर है जो जून 2022 के दौरान चर्चा में रही थी वो थी क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए एक पोर्टल। देखिए, अब ये भी होगा कि चूंकि खबर एक ही बार स्थायी नहीं रहती, वह अगले महीने भी जा सकती है, उसका कोई अपडेट आ सकता है। तो ये कोशिश की गई है कि जो भी खबर से जुड़े अपडेट है उसको एक ही बार में शामिल कर लिया जाए। अगर कहीं छूटेगा तो हम उसको दोबारा भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस खबर में क्या है, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए एक पोर्टल है। पोर्टल से जुड़े हुए सवाल भी पूछे गए हैं, योजनाओं के सवाल आते हैं, अभी हम आगे वो भी देख लेंगे। पोर्टल का नाम है जन समर्थ पोर्टल, वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल लिंकिंग गवर्नमेंट स्कीम। एक तरह की योजना है जिसमें सरकारी योजनाओं को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको जोड़े जाने की बात कही गई है। वित्तीय समावेशन की दिशा में एक नया कदम है और वित्तीय समावेशन का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि वित्तीय व्यवस्था में देश के अंतर्गत रहने वाले जो भी पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें लोगों को जोड़ना, कैसे हम उन तक सुविधाओं को पहुंचा सके, वित्तीय व्यवस्था या फिर फंड की व्यवस्था से उनको जोड़ सके ताकि वो अपने किसी तरह के रोजगार को कर सके। रोजगार के अलावा श्रम से जुड़ी हुई जो चीजें हैं जिसमें फंड की आवश्यकता हो सकती है उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो एक राष्ट्रीय स्तर का वेब पोर्टल बनाया गया है जहां पर बैंक से लोन मिलना बहुत आसान हो सके, इसको यहां पर सुनिश्चित किया गया है। तो 12 तरह की सरकारी वित्तीय योजनाएं हैं जिससे इसे जोड़ा गया है और क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना एक ही मंच पर यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी और इसका नाम क्या है, जन समर्थ पोर्टल। याद रखिएगा, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं से संबंधित है। तो जो भी पात्रता से संबंधित जांच है कि क्या भाई मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, या जो भी व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहता है। आवेदन कैसे होगा, ऑनलाइन हो सकेगा और बैंक या वित्तीय संस्थान से डिजिटली रूप से स्वीकृति उसकी मिल सकती है। तो एक पूरी प्रोसेस को आसान करने के लिए इसे लाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में ये बातें हमें जाननी है। अगली खबर, जीडीपी जीवीए गैप। जीडीपी और जीवीए यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडिट या एडिशन। जीवीए में कौन कौन से क्षेत्रक शामिल होते हैं? कृषि, वानिकी, मछली पालन, खनन और उत्खनन, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य जनता के लिए उपयोगी सेवाएं, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, और वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं, कंस्ट्रक्शन, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं। और ये पूरा चार्ट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगली खबर है कोविड-19 के संभावित आर्थिक प्रभाव पर एडीबी की एक रिपोर्ट आई थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एशियन डेवलपमेंट बैंक।
क्योंकि रिपोर्ट से कई बार स्टेटमेंट बन जाते हैं, पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट में ये बात थी। कई बार ये भी हो सकता है कि रिपोर्ट किसने जारी की, रिपोर्ट में क्या बात थी, किस वर्ष की रिपोर्ट के लिए क्या नाम दिया गया था। तो क्या है, भारत और विश्व के लिए इसमें दोनों के लिए आंकड़े हैं। रिपोर्ट का नाम समझ लीजिए कि पोटेंशियल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्कूल क्लोजर, जो विद्यालय बंद हुए थे उसको लेकर के रिपोर्ट है, बताती है कि वैश्विक स्तर पर कितना उसका प्रभाव पड़ा है और भारत पर कितना प्रभाव पड़ा है। क्योंकि एशिया में भारत के अंतर्गत इसका प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिला है। दक्षिण एशिया में भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि भारत में जो बच्चे रहते हैं या बच्चे विद्यार्थी स्कूल जाते हैं उनकी संख्या ग्रामीण स्तर पर कहीं ज्यादा है, तो ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा प्रभावित भी रहा है। वजह क्या है, महामारी के दौरान स्कूल बंद रहे, कौशल विकास में गिरावट आई। जब स्कूल नहीं जा पाएंगे तो स्किल्स नहीं सीख पाएंगे। साल 2023 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे लगभग 10 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है और 2030 तक लगभग 99 बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाने की आशंका है। अब आप सोच सकते हैं कि ये नुकसान इससे क्यों हो रहा है, आने वाले समय में क्या नुकसान होगा। तो कोई भी समाज का विद्यार्थी या समाज का जो सदस्य है वह एक एसेट होता है और उसको हमें एसेट बनाना पड़ता है एक साथ मिलकर के। अगर हम उसको शिक्षा और बाकी कौशल सिखाएंगे तो आगे चल करके वह उन उत्पादक गतिविधियों से जुड़ सकेगा जिसके चलते वो मूल्य अर्जित कर पाएगा, वो उस वैल्यू को और एडिशन कर पाएगा जो भी हमने उस पर निवेश की है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस एसेट का हम एक तरीके से नुकसान देखेंगे, जो यहाँ दिया हुआ है कि जितनी और संभावनाएं हो सकती थी तो वो इस नुकसान में बदल जाएंगी। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के नुकसान से 2030 तक वैश्विक जीडीपी में 10% या लगभग 943 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। कुशल और अकुशल कामगारों से जुड़े रोजगार के जो मौके हैं उनमें भी गिरावट आएगी। इसके अलावा एशिया में भारत में नामांकित जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली बच्चे हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है, इसीलिए हमें इस आंकड़े में जो भारत की स्थिति है वो कहीं ज्यादा प्रभावित हुई दिखाई देती है। तृतीयक शिक्षा के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है और ग्रामीण स्कूली और कॉलेज जो छात्र हैं वो अधिक प्रभावित रहे, क्योंकि उनकी तकनीक तक पहुंच कम रही। इंटरनेट और वाईफाई उनके पास इतना उपलब्ध नहीं था कि वे ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन मोड में शिक्षा से जुड़ सकते थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सामान्य तौर पर भी सोच सकते हैं, उस लंबे दौर से हम सभी गुजर के आए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी के लिए इंटरनेट सुविधा नहीं। प्रभावित आबादी का जो बड़ा हिस्सा है अकुशल श्रम बल में परिवर्तित होगा कि उनकी वह जो पढ़ने की उम्र थी अगर वह निकल जाएगी तो फिर वे उन सामान्य कार्यों से ही जुड़ पाएंगे जो शारीरिक रूप से किए जा सकते होंगे, ना कि मानसिक रूप से। और अकुशल श्रम बल का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम का भी है। भारत में अकुशल श्रमिकों की संख्या लगभग 400 मिलियन है और कुशल श्रमिक लगभग 73 मिलियन के आसपास बताए गए हैं। चलिए अगली जो रिपोर्ट है, खबर है भारत की एसडीजी तैयारी रैंकिंग। एसडीजी से जुड़े हुए सवाल भी आते हैं, तो भारत की इसमें क्या स्थिति है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल गिरावट देखी गई है 2022 के दौरान। यह भी एक स्टेटमेंट है जो पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2022 के लिए जो वैश्विक एसडीजी सूचकांक है उसमें भारत 121वें स्थान पर रहा है। 2022 के लिए एसडीजी सूचकांक में 121वें स्थान पर 163 देशों में, ठीक। और अगर आप देखेंगे उसके पिछले सालों में, यानी कि 2020 में 117 रहा, 2021 में 120 आया और 2022 में 121 आ गया, यानी लगातार जो अपने पायदान खोता रहा और नीचे गिरता रहा। 17 सतत विकास लक्ष्य हैं एसडीजी गोल्स 17, उसमें से 11 हासिल करने में बड़ी चुनौतियां हैं भारत के लिए। एसडीजी 8 की अगर हम बात करें तो वो कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि एसडीजी 8 किससे संबंधित है। अभी हम एक एक करके बाकी सभी देख लेंगे। लगभग 10 लक्ष्यों में भारत की प्रगति 2021 के समान ही रही है। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा लक्ष्य है 13, उसे भारत हासिल करने की राह पर है, क्योंकि हम जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई काफी ज्यादा चीजों को फॉलो कर रहे हैं, मानक ला रहे हैं। और हमारे यहाँ जो वनीकरण है उसका भी हमने कुछ समय पहले देखा था कि आंकड़ा बढ़ा था। तो एसडीजी गोल्स क्या है, 17 लक्ष्यों का एक समूह है जिनको सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को 2030 तक प्राप्त करना है। एसडीजी सॉल्यूशन नेटवर्क यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है जो इसकी देखरेख करता है। और 2015 से लक्ष्यों पर संयुक्त राष्ट्र के जो 163 सदस्य देश हैं
उनके प्रदर्शनों को ट्रैक कर रहा है। कौन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। गोल अगर आपने अभी तक रिकॉल ना किए हो तो यहां पर दिए हैं, ठीक से देखिए। गोल नंबर 1 से लगा करके गोल नंबर 17 तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। हो सकता है डायरेक्टली ना पूछा जाए, लेकिन आपको वैसे भी बहुत काम आ सकता है या आने वाला है। अगर आप निबंध लिखेंगे उसमें भी SDG गोल्स का जिक्र जरूर कर सकते हैं। जैसे गोल नंबर 2 जीरो हंगर आपसे पूछा जा सकता है। गोल नंबर 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी। गोल नंबर 8 की हमने चर्चा की थी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन। बाकी देख लीजिए। चलिए अगली जो खबर है FDI और अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। क्या है इसमें, क्या बातें हमें समझनी है? अंकटाड का पहले नाम ही शुरू करते हैं। अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी जो रिपोर्ट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस तरह से आया उस पर ये बात करती है। FDI की बात करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो साल 2020 के लिए 64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है भारत ने देखा है। 2021 के लिए 45 अरब डॉलर, यानी इसमें गिरावट हुई है लगभग 30% की। और भारत FDI इनफ्लो के मामले में विश्व के 10 देशों में 7वें पायदान पर बना हुआ है। ये अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात इसमें यह भी है कि शीर्ष 10 जो FDI प्राप्तकर्ता देश हैं उसमें केवल भारत के FDI इनफ्लो में गिरावट हमें देखने को मिली है। FDI के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। FDI वो तो हुई वैसी जानकारी जो करंट अफेयर्स में है। FDI के मार्ग और FDI के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं, इस पर भी सवाल बन सकता है। इसमें 3 व्यवस्थाएं हैं। पहली है ऑटोमेटिक रूट, दूसरी है गवर्नमेंट रूट, तीसरी है प्रोहिबिटेड सेक्टर, यानी जहां पर निवेश करना प्रतिबंधित है। गवर्नमेंट रूट में सरकारी रास्ते से या सरकारी अनुमति से ही निवेश कर सकते हैं, और स्वचालित मार्ग से सबके लिए एक तरीके से खुला है, पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है भारत सरकार या RBI से। इसके लिए FEMA 20 के जो विनियम में निर्धारित गतिविधियां और क्षेत्रक हैं उसमें FDI लिया जा सकता है। सरकारी मार्ग की बात करें तो इसमें सरकार की पूर्व अनुमति चाहिए, स्वचालित मार्ग के तहत नहीं आते हैं ऐसे क्षेत्र। प्रतिबंधित क्षेत्र में जैसे बात करें सरकारी निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी सहित लॉटरी का व्यापार, कसिनो, जुआ और सट्टेबाजी, चिटफंड और निधि कंपनियां यानी फंडिंग जो कंपनीज हैं वो इसमें नहीं आएंगी, उसमें FDI नहीं लिया जा सकता। ये जरूरी बातें हैं। इसके अलावा FDI के नुकसान भी हो सकते हैं क्या, कोई ये पूछे अगर आपसे, तो हाँ कुछ नुकसान हो सकते हैं। चूंकि आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें दोनों ही चीजें एक साथ चल सकती हैं। जैसे कि विनिमय दर पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, ज्यादा FDI आ रहा है। अगला, प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा, चूंकि इन्वेस्टमेंट होगी तो इंडस्ट्रीज लगेंगी। छोटे व्यवसायों को खतरा हो सकता है FDI से, बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वो खुल सकते हैं, छोटे व्यापारी खतरे में आ सकते हैं। स्थानीय संस्कृति को नुकसान, क्योंकि एक साथ जब FDI आएगा तो बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे और फिर जो बाहर की चीजें हैं, बाहर की वैल्यूज है वो आ सकती हैं। घरेलू निवेश में बाधक बन सकता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार या लॉबिंग को बढ़ावा मिल सकता है, जरूरी नहीं कि मिलेगा, वो फिर व्यवस्था पर निर्भर करता है। आधुनिक युग के आर्थिक उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो संभावना के स्तर पर चल सकती हैं अगर ठीक तरीके से चीजों को मैनेज ना किया जाए। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है जिसने 367 अरब डॉलर हासिल किया। चीन ने 181 अरब डॉलर और हांगकांग तीसरे नंबर पर है जिसने 141 अरब डॉलर हासिल किया। FDI बेसिकली क्या है? पूंजी निवेश की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी देश के निवासी किसी अन्य देश के फर्म में उत्पादन और दूसरी गतिविधियों से जुड़ी हुई जो संपत्तियां हैं उनका स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। अंकटाड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में हुई है। ये एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। चलिए अगला है राइस फोर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। इस स्कीम को लेकर के एक विवाद सामने आया था झारखंड के क्षेत्र में। कुछ आदिवासियों से जुड़ी हुई बातचीत हमें पता चली थी, जहां पर जो राइस फोर्टिफिकेशन है यानी कि चावलों के अंतर्गत जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ाने की प्रक्रिया को फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो उसमें न्यूट्रिशन बढ़ाया गया, लेकिन इसके संबंध में उन लोगों को विधिवत जानकारी नहीं दी गई थी। तो लाभार्थियों की सहमति के बिना फोर्टिफाइड राइस का वितरण कर दिया गया। तो संभावित लाभ नुकसान जब नहीं बताए गए तो ऐसा हो सकता था कि उनको नुकसान हो जाता। और उसका जो पैकेजिंग थी उसमें किसी भी तरह के चेतावनी लेवल्स नहीं थे। क्योंकि झारखंड की जो जनजाति आबादी है
वो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया से पीड़ित है और उनके शरीर में आयरन की अधिकता है। इससे अगर आयरन वाले फोर्टिफाइड चावल उनको दिए जाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी में गिरावट आ सकती है और उनके कई सारे अंग इससे प्रभावित हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये खबर चर्चा में थी। पोषण वैल्यू को बढ़ाना, न्यूट्रिशंस को बढ़ाना फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया में आता है। विटामिन इसमें जोड़े जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, इसके अलावा विटामिन B12, आयरन, विटामिन B1, फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B9, जिंक और पायरोडॉक्साइन और नियासिन, विटामिन B32। तो कई सारे खनिज, आयोडीन और जिंक भी शामिल किया जा सकता है। ये इससे जुड़ी हुई जानकारी है। चलिए, एक और महत्वपूर्ण घटना जिसकी हमने चर्चा उस समय भी की थी और उसको भी प्रोग्राम में कवर किया था अलग से, द ब्लैक स्वान इवेंट। ब्लैक स्वान इवेंट कभी कभी घटित होने वाली अप्रत्याशित घटना थी, जिसको लेकर के आरबीआई ने एक लेख जारी किया था। इसमें कैपिटल फ्लो एट रिस्क इंडियाज एक्सपीरियंस इसका नाम दिया गया था। कैपिटल फ्लो एट रिस्क इंडियाज एक्सपीरियंस, हो सकता है ये नाम दे करके पूछ दिया जाए कि ये जो लेख है ये किसने दिया था। तो घटना अगर आपको याद होगी तो इसके बारे में भी याद रखना है। भारत से लगभग 7.8 लाख करोड़ रुपए तक का जो पोर्टफोलियो आउटफ्लो या कैपिटल आउटफ्लो हो सकता था, उसकी संभावना आरबीआई ने जताई थी और कहा था कि भारत को अपने लिक्विडिटी भंडार को प्रबंधित करने की जरूरत है। तो अगर इतनी तेजी से जो कैपिटल आउटफ्लो है वो होगा तो उसी को आरबीआई ने ब्लैक स्वान इवेंट के रूप में वर्णित किया था। क्योंकि ब्लैक स्वान इवेंट क्या है, एक ऐसी दुर्लभ और अचानक होने वाली घटना जिसकी कल्पना न की गई हो, समाज या दुनिया पर इसका बहुत गंभीर प्रभाव पड़े। अब ब्लैक स्वान की घटना ब्लैक स्वान के नाम से क्यों जानी जाती है? क्योंकि काफी समय पहले यूरोप में लोगों का मानना था कि हंस केवल सफेद रंग के ही हो सकते हैं। अचानक से किसी व्यक्ति को एक काले रंग का हंस दिख गया तो उसने उस बात को एकदम अप्रत्याशित था, उसके लिए अकल्पनीय था कि काला हंस तो हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसी ही घटना को फिर आगे वर्णित करने के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसका जिक्र सबसे पहले एक तरीके से नसीम निकोलस तालिब ने 2001 में किया और 2007 में उन्होंने एक पुस्तक के रूप में इसके बारे में जानकारी दी। द ब्लैक स्वान, ये बुक है नसीम निकोलस तालिब की। याद रखिएगा, बुक के बारे में भी कोई सवाल बन सकता है। अगली जो खबर है अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर फोर्स सर्वे। इसमें क्या बताया गया है? बेरोजगारी के बारे में और श्रम बल के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये पूरा सर्वे है, आता है। साल 2020-21 के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इसका नाम दिया गया है। रिपोर्ट साल 2021 में बताती है कि बेरोजगारी दर में 0.6% की गिरावट आई है और बेरोजगारी दर अब 4.2% के आसपास चल रही है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो 3.3%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.7%। इसका मतलब ये पता चलता है कि शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारों की संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा है, जबकि आपको ये भी पता है कि जो पलायन है वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो 2020-21 में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 39.8% के आसपास देखा गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि रोजगार में शामिल जो जनसंख्या है उसका हिस्सा, तो पिछले साल से अगर इसकी तुलना करें 20-21 का चूंकि डेटा है तो फिर 19-20 की बात कर सकते हैं। वर्ष 2019-20 उसमें 38.2% रहा था और उसके बाद ये 39.8% हो गया था। चलिए, अगला है आरबीआई का भुगतान विजन 2025 और भारतीय भुगतान प्रणाली। एक बात याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत हम केवल उन्हीं तथ्यों को शामिल कर रहे हैं जो परीक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बताने के लिए फिर बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने साल भर अलग अलग प्रोग्राम्स में शामिल किया था। लेकिन चूंकि कंपाइलेशन है और आपको एक बार में कैप्सूल के रूप में इसको यूज करना है, तो फिर इसमें जो भी चुनी हुई चीजें हैं उनको ही शामिल किया गया है। तो आरबीआई का भुगतान विजन 2025 और भारतीय भुगतान प्रणाली। पेमेंट्स विजन 2025 नाम का एक डॉक्यूमेंट जारी हुआ था। किस नाम से? पेमेंट्स विजन 2025 के लिए। तो आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड की गाइडेंस में इसको तैयार किया गया है। पेमेंट विजन 2025 दरअसल एक अगली कड़ी है 2019 और 2021 के बीच में जो जारी हुआ था, यानी ऐसा नहीं ये पहली बार है। 2019-2021 के लिए जो जारी हुए थे उसकी ही अगली कड़ी के रूप में इसको लाया गया है। 2025 वाला विजन कहता है कि समग्रता, समावेश, नवाचार,
संस्थागतीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण के 5 प्रमुख लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए हैं। यानी इसके आधार पर इसके अंतर्गत जो भी चीजें हैं उनको देखा गया है। इसका जो विषय है वो कहता है ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर और एवरी टाइम। यानी हम ई पेमेंट यानी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिए जाने की बात कर रहे हैं और आगे का जो विजन रखा है वो भी इसी की दिशा में है। इसका मकसद क्या है? सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक और किफायती ई पेमेंट्स का विकल्प प्रदान करना। कि आज के समय में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य भी है। उसी को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग योजनाएं लेकर के और विजन लेकर के सरकार चल रही है। एक और शब्द है नियो बैंक। नियो बैंक काफी ज्यादा चर्चा में है, पूछा जा सकता है क्या है। तो नियो बैंक बेसिकली डिजिटल रूप से कार्य करने वाली फिनटेक कंपनी है। आपने ये शब्द भी सुना होगा, फिनटेक। इसमें 2 शब्द है, एक तो फिन से है फाइनेंशियल, टेक का मतलब है टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को जब साथ में जोड़ दिया गया तो बन गया फिनटेक। तो नियो बैंक क्या है? फिनटेक कंपनीज हैं। इनके पास खुद का बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। ये बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए जो भी पारंपरिक बैंकिंग नेटवर्क है उसकी मदद लेते हैं। अंतर क्या है दोनों में? छोटे छोटे से अंतर है। चूंकि इसको लाया गया है नियो बैंक्स को सर्विस तेज करने के लिए, जो भी डिजिटल सर्विस दी जाती हैं कि उनमें जो भी एक अवरोध आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनको दूर किया जा सके। ट्रेडिशनल बैंक और नियो बैंक, अगर आप इनके सर्विस प्लेटफॉर्म देखेंगे तो फिजिकल बैंकिंग इस्टेब्लिशमेंट, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है, पारंपरिक बैंकिंग है, हम बैंक जाते हैं, रुपए जमा करते हैं, रुपए निकालते हैं, ये सामान्य काम। इसमें क्या है? वेबसाइट या मोबाइल सर्विसेज के जरिए। मार्केट एंट्री लगभग 10 साल से के आसपास देखी गई है, इनकी लगभग 100 साल से है। क्लाइंट रिलेशन कैसा है? इनका लॉन्ग टर्म है और लोगों से डायरेक्ट जुड़ाव भी है। इसमें क्या है? फ्लेक्सिबल है, वर्चुअल है यानी आभासी है, इजी टू मॉडिफाई है, किया जा सकता है। लोग ऑनलाइन ही अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने आप को वेरीफाई करा सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट इनका फोन और ऑनलाइन के माध्यम से है। इनका फोन ऑनलाइन के साथ साथ आप जा भी सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। फीस इनकी कम है, इनका ज्यादा है। बैंकिंग लाइसेंस नॉन, कोई भी जरूरत नहीं भी है, पार्शियल भी हो सकती है, एंटायर भी हो सकती है, यानी पूरी तरह से। इसमें आवश्यक है कि पूरी तरह से लाइसेंस हो। बैंक ऑफिसेस इनके नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पर रखे गए हैं। और कंफर्मेशन प्रोसेस बैंकों का लंबा हो सकता है, जबकि इनका इंस्टेंट होता है। सर्विस काफी तेज की जा रही है, इसीलिए इनको स्थापित किया जा रहा है। उदाहरण में आपने रेजर पे का नाम सुना होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक्स के नाम सुने होंगे, कोटक महिंद्रा की तरफ से ऐसी सर्विस दी जा रही है, और भी सो ऑन बहुत सारे नाम इसमें आज के समय शामिल होते जा रहे हैं। चलिए, तो अगली जो न्यूज है वो है बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसके बारे में काफी सारी बातें हैं जो हमें जाननी है। पहली बात, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत पूरी व्यवस्था को देखा जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, बैंक बोर्ड ब्यूरो में बीमा क्षेत्र के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की सरकार की योजना है। बेसिकली इसका लक्ष्य है कि इसका विस्तार किया जाए और पुनर्गठन किया जाए। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2016 में। और किस समिति की अनुशंसा पर इसको गठित किया गया है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पीजे नायक समिति की सिफारिश के आधार पर गठित किया गया है। कौन सी समिति? पीजे नायक समिति। इसका गठन हुआ था 2014 में, जिसके बाद 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना होती है। इंद्रधनुष योजना चलाई गई थी जिसका ये भाग है। और बैंक बोर्ड ब्यूरो एक तरह का स्वायत्त निकाय है। इसका मुख्य कार्य क्या है ये समझ लीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों के जो पूर्णकालिक निदेशक हैं या फिर गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति के लिए ये सिफारिश करता है। ये इसके प्रमुख कामों में से एक है। चलिए, अगला है भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था। तो गिग इकोनॉमी काफी समय तक चर्चा में रही, समझते हैं। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि यह रिपोर्ट किसने जारी की है। याद रखिएगा, नीति आयोग की रिपोर्ट है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो भारत में गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर व्यापक दृष्टिकोण और सिफारिशें लेकर के आई है कि हम किस तरह से गिग इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं या कितनी रखनी है। यह रिपोर्ट साल 2020-21 में बताती है कि लगभग 77 लाख श्रमिक गिग अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। भारत में गैर कृषि कार्यबल 2.6 या कुल कार्यबल का 1.5% है। आगे कहते हैं कि गिग वर्कफोर्स, अभी हम ये भी समझ लेंगे कि क्या है गिग वर्कफोर्स। एक बार ये आंकड़ा देख लीजिए,
29-30 तक 2.35 करोड़ तक हो सकते हैं। अभी लगभग 47% गिग कार्य मध्यम कुशल नौकरियों में है, यानी ऐसी नौकरियां जिसमें कौशल मध्यम स्तर का होगा तो काम चल जाएगा। 22% उच्च कुशल नौकरियों में है और 31% कम कुशल नौकरियों में है। यह भी देखने को मिला है कि जो मध्यम कुशल नौकरियों में इनकी संख्या है वो कम हो रही है। उच्च कुशल नौकरियां और कम कुशल वाली नौकरियों में इनकी संख्या बढ़ रही है। अब आ जाते हैं कि क्या है। गिग अर्थव्यवस्था में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जाता है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध पर अपने नियोक्ता के लिए कार्य कर रहे हों। ऐसे लोगों को, ऐसे कर्मचारियों की बात की जाती है और उनकी जो काम करने की ड्यूरेशन है वो अल्प अवधि की हो। इसके अलावा काम के लिए उनको एक निश्चित मेहनताना ही दिया जा रहा हो, कोई अतिरिक्त प्रमोशन, कोई बोनस, कोई ऐसी चीजें ना मिल पा रही हो। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की यहाँ पर बात आती है, उसका ही आंकड़ा ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अब एक बार फिर से इसको आप देख लीजिएगा अगर कहीं पर भी समझने में दिक्कत आई हो। इसके अलावा अगर हम गिग इकोनॉमी के प्रभावों की बात करें तो काफी सारे प्रभाव हैं। लेबर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहली बात तो कम उनको मेहनताना मिलता है। एम्प्लॉय को मिलने वाला या किसी कर्मचारी को मिलने वाले जो भी सुविधाएं हैं, सुरक्षाएं हैं, वो कम मिलती हैं। उनको कई बार लंबे घंटों तक कार्य करना पड़ता है, जबरदस्ती कार्य करना पड़ जाता है। अगर हम कंज्यूमर्स को देखें, उपभोक्ताओं को, तो उनको कई बार ऐसी भी जो वस्तुएं हैं वो मिल सकती हैं जो कम क्वालिटी की हों, चीप और सस्ते प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इंडस्ट्री को क्या फायदा है? इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एट द इन्वेस्टर लेवल, उनको प्रॉफिट हो सकता है। कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन और कोलोनाइजेशन ऑफ एंटायर सेक्टर बाय टेक प्लेटफॉर्म, यानी वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोगों को रख करके पूरी सिस्टम को देख सकते हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर यानी छोटे उत्पादकों को डिफिकल्टी टू मेक प्रॉफिट, यानी कि जो उनका प्रॉफिट है वो बनाने में समस्या हो सकती है। फोर्स टू यूज टेक प्लेटफॉर्म, यानी कई बार उनको, चूंकि अगर ये एक तरह की इकोनॉमी बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट पर लोग वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाएं लेने लग जाएंगे, तो उनको मजबूरी होगी कि वो टेक प्लेटफॉर्म को हायर करें और इस तरीके के लोगों को रखें। लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बिजनेस, ये भी हो सकता है, यानी कि बिजनेस पर अपने नियंत्रण रख पाने की स्थिति। और पे टैक्स रॉयल्टीज जो तकनीक है उसके लिए अधिक खर्च करना पड़ सकता है। बेसिकली इसमें जो छोटी छोटी बातें लिखी हैं, अगर वो कभी स्टेटमेंट के रूप में आ जाती हैं तो आप समझ करके इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। इनको शामिल करना इसलिए जरूरी है ताकि जो लोग पहली बार यहाँ शामिल हुए हैं या पहली बार इस तरह के किसी प्रोग्राम को देख रहे हैं, उसमें उनको अभ्यास के लिए इस तरह के सवाल देखने को मिल जाएं और वो समझ सकें कि प्रश्न भी किस स्तर पर पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया है 2022 में ही, त्वरित वित्तीयन प्रपत्र यानी रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा यानी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल और विश्व बैंक। सवाल ये पूछा गया है। अगला एक सवाल और देखें, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित एक पहल है, यानी अगर कोई ऐसी पहल होती है जिसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े हैं, चूंकि हम अर्थव्यवस्था पर ही चर्चा कर रहे हैं इस हिसाब से, तो ऐसे भी स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं। दूसरा, यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। अब ऐसा हो सकता था कि किसी ने G20 ठीक से देखा हो, फिर भी ये छोटी सी बात मिस हो गई हो। इसके अलावा एक और देखिए, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? अब पहला है, अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अलावा वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं? यह सीमित है। अब जो दो बातें हैं इसमें, जिसने ठीक से पढ़ा होगा वही इसका उत्तर दे पाएगा कि ई वाणिज्यिक जो फर्म है विदेशी स्वामित्व वाली, उनको कितनी छूट दी गई है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको हमें देखते हुए चलना है, ऐसी न्यूज जिनसे ये सवाल बनते हैं। डायरेक्टली कई बार नहीं बनते, इनडायरेक्टली बन जाते हैं, लेकिन हमसे वो छूट सकती हैं। इसलिए उन सभी को हम फिर यहाँ पर एक बार शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा। इसके अलावा आप कुछ और चीज़ों को अगर चाह रहे हो
तो अपनी सोच के हिसाब से उसको लिख सकते हैं, या फिर अपनी तैयारी के हिसाब से आप और किस तरह से इस चीज़ को देखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। शुक्रिया।